हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम पुली ब्लॉक के कुछ और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो ये एक छत है, रूफ है। यहाँ पे 1 kg ब्लॉक लटका हुआ है और ये 2 kg ब्लॉक। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ये दोनों आइडियल पुली हैं। आइडियल पुली की क्या विशेषता होती है कि पहली बात तो वो स्मूथ होती है और वो मासलेस भी होती है। ये एक काल्पनिक पुली है जो कि हमें एनएलएम में इसी आइडियल पुली का यूज करते हैं। ये कोई रियल पुली नहीं है जो कि कुएं पे लगी होती है। वो तो हम रोटेशनल मैकेनिक्स में यूज करेंगे रियल पुली को। जो रियल पुली हम रोटेशनल मैकेनिक्स में यूज करेंगे वो रफ होगी और उसका कुछ मास भी होगा। लेकिन एनएलएम में हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम आइडियल पुली का ही यूज करते हैं जो कि स्मूथ होती है और मासलेस है। तो ये स्टेशनरी आइडियल पुली है, ये मूवेबल आइडियल पुली है। और ये एक तो स्ट्रिंग ये है और दूसरी स्ट्रिंग ये है, तीसरी स्ट्रिंग ये है। तो ये तीनों स्ट्रिंग क्या मासलेस है। तो इस न्यूमेरिकल में क्या फाइंड आउट करना है, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। और ये जो मासलेस स्ट्रिंग है तीन, एक दो तीन, इनमें टेंशन फाइंड आउट करो। टेंशन इन वेरियस स्ट्रिंग्स। तो इसको सोल्व करते हैं, इसको रीड्रॉ कर लो। ये 1 kg ब्लॉक और ये 2 kg ब्लॉक। मुझे यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। लेकिन मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही कि हकीकत में इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। मतलब मुझे हकीकत में कोई फीलिंग नहीं आ रही कि 2 kg ब्लॉक ऊपर जाएगा और 1 kg ब्लॉक नीचे आएगा, या कि 2 kg ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट करेगा, 1 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में हम क्या करते हैं, इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन अपनी तरफ से मान लो किसी भी डायरेक्शन में। तो मैंने ऐसा माना कि ये 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन a2 और 1 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन a1। बस ऐसे ही मान लिया। अब देखो मैंने ऐसा माना ये 1 kg ब्लॉक नीचे की तरफ a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस 1 kg ब्लॉक से ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है और इस मूवेबल पुली से भी ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है। तो मतलब ये मूवेबल पुली ये भी नीचे की तरफ a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही होगी। अब मैंने इस स्ट्रिंग को चूज कर लिया, जो लंबी रस्सी है ना, इस लंबी रस्सी को चूज कर लिया। इसके ऊपर पॉइंट मार्क कर दो जहां पे ये रस्सी टच कर रही है। एक तो 2 kg ब्लॉक पे टच कर रही है और एक इस स्टेशनरी पुली पे टच कर रही है यहाँ पे, और एक यहाँ पे इसी स्टेशनरी पुली पे टच कर रही है, और एक इस मूवेबल पुली पे टच कर रही है, और अगेन इस मूवेबल पुली पे यहाँ पे टच कर रही है ये रस्सी, और यहाँ पे छत पे टच कर रही है। मतलब ये पॉइंट 2 kg ब्लॉक पे है, ये दोनों पॉइंट इस स्टेशनरी पुली पे हैं, और ये दोनों पॉइंट इस मूवेबल पुली पे हैं, और ये पॉइंट छत पे है। तो ये पॉइंट छत पे है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि रेस्ट पे है ना ये पॉइंट पे। और ये दोनों पॉइंट इस स्टेशनरी पुली पे हैं। तो स्टेशनरी पुली ऑब्वियसली क्या रेस्ट पे होती है, नाम ही स्टेशनरी होगा। तो इन दोनों ब्लॉक्स, इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो।
ये जो पॉइंट 2 kg ब्लॉक पे है और 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलेटेड माना, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या ऊपर की तरफ A2 नहीं हो जाएगा? और ये पॉइंट इस मूवेबल पुली पे है और ये मूवेबल पुली नीचे की तरफ A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या नीचे की तरफ A1 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। ऐसे इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ A1 हो जाएगा। तो अब इस रस्सी के लिए पॉइंट मेथड लगा दो। ये जो रस्सी चूज की है ना, इसके पॉइंट मेथड, ये पॉइंट क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, तो 0 प्लस ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है A1। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट रस्सी की इस लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? मतलब प्लस A1 लिया जाएगा, प्लस। अब ये पॉइंट नीचे की तरफ A1 से एक्सेलरेट कर रहा है। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट स्ट्रिंग की इस लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको भी प्लस लिया जाएगा, प्लस A1 प्लस। ये दोनों पॉइंट रेस्ट पे हैं, कुछ नहीं कर रहे, 0 0। अब इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट ऊपर की तरफ A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है? तो इसको -A2 लिया जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट मेथड लगाया मैंने इस लंबी रस्सी के लिए। तो यहां से A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2A1। तो ये कंस्टेंट रिलेशन आ गया बिटवीन A1 एंड A2 एक्सेलरेशन। क्या आया? A2 इज इक्वल टू 2A1। तो मैंने कंस्टेंट रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब बेशक से इसको हटा दो, इन पॉइंट्स जो मार्क करे थे ना, क्योंकि मैंने A1 और A2 में कंस्टेंट रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, और वो क्या आया? A2 इज इक्वल टू 2A1। अब बनाओ इसका NLM फिगर। ये 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg ब्लॉक। तो सबसे पहले तो 1 kg ब्लॉक पे mg फोर्स लगाओ 10 न्यूटन, फिर 2 kg ब्लॉक पे mg फोर्स 20 न्यूटन। अब मान लो ये जो रस्सी है ना, लंबी रस्सी, इसमें टेंशन T है, तो ये रस्सी छत के इस पॉइंट पे ऐसे T टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और यही रस्सी इस मूवेबल पुली पे ऊपर की तरफ T टेंशन फोर्स लगा रही होगी। क्योंकि ये जो पुली है ना, ये क्या है? स्मूथ है। आइडियल पुली स्मूथ होती है ना, इसके स्मूथ होने के कारण क्या होगी? इस रस्सी में और इस रस्सी में दोनों में टेंशन सेम होगी, मतलब इस रस्सी में भी टेंशन क्या आएगी? T। ये पूरी एक ही रस्सी है, तो ये रस्सी इस मूवेबल पुल्ली पे ऊपर की तरफ T टेंशन फोर्स लगाएगी, और यही रस्सी इस स्टेशनरी पुल्ली पे नीचे की तरफ T टेंशन फोर्स लगाएगी। क्योंकि अगेन ये जो स्टेशनरी पुली है, ये भी क्या? आइडियल पुली। आइडियल पुली स्मूथ होती है, तो इस रस्सी में और इस रस्सी में टेंशन सेम होगी, तो इस रस्सी में भी टेंशन T होगी। तो ये रस्सी इस स्टेशनरी पुली पे नीचे की तरफ T टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और यही रस्सी इस 2 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ T टेंशन फोर्स लगा रही होगी। क्योंकि यहाँ पे जो ये स्टेशनरी पुली है, ऑब्वियसली आइडियल पुली है, आइडियल पुली मासलेस होती है, तो कोई भी आइडियल पुली हो, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना जरूरी है। तो T और T 2T, तो इसका मतलब इस स्टेशनरी आइडियल पुली पे ऊपर की तरफ 2T टेंशन फोर्स लग रहा होगा, और वो ये रस्सी लगा रही होगी, मतलब इस रस्सी में 2T टेंशन आएगी। और ये मूवेबल पुली, ये भी तो आइडियल पुली है, मासलेस, स्मूथ एंड मासलेस, तो इस पुली के ऊपर भी नेट फोर्स 0 आएगा। T और T ऊपर की तरफ 2T, तो इसका मतलब नीचे की तरफ इस मूवेबल पुली पे 2T टेंशन फोर्स लग रहा होगा, मतलब इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? 2T।
1 kg का एक्सेलरेशन मैंने नीचे की तरफ माना है A1, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A2, अपने पास से ऐसे ही मान लिया। तो 1 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो, 10 माइनस 2t इज इक्वल टू मास कितना 1, एक्सेलरेशन A1। अब 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो, t माइनस 20 इज इक्वल टू मास 2, एक्सेलरेशन A2। और A2 की वैल्यू कितनी है 2A1, तो 2 इंटू में 2A1 क्या हो जाएगा 4A1। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड। T और A1 दो अननोन है, दो इक्वेशन है, तो इनको सोल्व कर दो। सोल्विंग 1 एंड 2 इक्वेशन कैसे सोल्व करें? सेकंड इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई करके उसको फर्स्ट इक्वेशन में ऐड कर दो, तो 2t माइनस 2t क्या हो जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा -40 प्लस 30, 10 माइनस 30। और ये कितना हो जाएगा 8A1 प्लस A1, 9A1। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई -30/9, और ये आती है -3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गई A1 की वैल्यू। अब निकालो A2। A2 क्या है 2A1, तो इसका डबल कर दो, मतलब इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -6.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा A2 की वैल्यू। अब टेंशन मतलब T की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या करो सेकंड इक्वेशन में A1 की वैल्यू पुट कर दो ये, तो टेंशन कितनी आ जाएगी 4A1, A1 कितना -30/9 प्लस 20, तो ये कितनी आती है टेंशन की वैल्यू 6.66 न्यूटन। ये क्या है NLM फिगर, क्योंकि मैंने यहाँ पे चाहे पुली हो चाहे ब्लॉक हो उनके ऊपर फोर्सेज दिखा रखे हैं। तो अब देखो मैंने 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A1 माना था, और A1 की वैल्यू आई नेगेटिव। तो वास्तविकता में 1 kg ब्लॉक नीचे की बजाय ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। कितने एक्सेलरेशन से 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने ऊपर की तरफ A2 माना था, और A2 की भी वैल्यू नेगेटिव आई, तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक ऊपर की बजाय नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। कितने एक्सेलरेशन से 6.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी T, और T की वैल्यू कितनी आई है 6.66 न्यूटन। इस पूरी रस्सी में टेंशन कितनी होगी T, मतलब 6.66 न्यूटन। और इस ऊपर वाली रस्सी में टेंशन कितनी होगी 2T, मतलब 6.66 का डबल, ये आ जाएगा 13.33 न्यूटन। और इस रस्सी में भी टेंशन कितनी होगी 2T, 13.33 न्यूटन। और एक ऐसे mg फोर्स लग रहा होगा 10 न्यूटन 1 kg पे, और ऐसे 2 kg पे mg फोर्स लग रहा होगा 20 न्यूटन। तो 1 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा 6.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये छत है, ये आइडियल स्टेशनरी पुली है जो कि इस मासलेस स्ट्रिंग की हेल्प से यहाँ पे एक जगह पे आराम से लटकी हुई है। और ये 10 kg का ब्लॉक है। एक और आइडियल स्टेशनरी पुली है और ये मूवेबल पुली है। और ये एक प्लैंक है 5 kg का। इसमें ऐसे गिवन है, एक और मूवेबल पुली है। कुछ ऐसे गिवन है, ये प्लैंक है 5 kg का और ये एक ब्लॉक है 10 kg का। ये दो मूवेबल पुली हैं, दो स्टेशनरी पुली हैं और चारों की चारी पुली क्या है, आइडियल पुली, स्मूथ एंड मासलेस। और यहाँ पे कितनी मासलेस स्ट्रिंग्स यूज्ड हुई हैं, कितनी मासलेस रस्सी जैसे धागा होता है। एक तो ये सबसे लंबी रस्सी है, दो, और ये तीन, चार और पांच, पांच मासलेस स्ट्रिंग यूज हुई है। तो इन दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ये ब्लॉक है, ये प्लैंक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक, दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे ये जो पांच मासलेस स्ट्रिंग यूज हुई हैं, एक तो ये सबसे लंबी रस्सी, दो, तीन, चार, पांच, इन पांचों मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रेंट फिगर बना लेते हैं। ये 10 kg का ब्लॉक, ये 5 kg का एक प्लैंक है। तो मुझे कुछ नहीं पता कि 10 kg का जो ये ब्लॉक है वो नीचे की तरफ एक्सलरेट होगा या ऊपर की तरफ। ऐसे ही 5 kg ब्लॉक या 5 kg प्लैंक ऊपर की तरफ एक्सलरेट होगा या नीचे की तरफ, कुछ नहीं पता। तो मैं इसमें अपने आप से मान रहा हूं कि मान लो इस 10 kg ब्लॉक का एक्सलेशन नीचे की तरफ A1 मान लिया, ऐसे ही अपने आप से। और ये 5 kg का प्लैंक का एक्सलेशन ऊपर की तरफ A2 मान लिया, कुछ ऐसे ही मान के चलाऊं। कुछ भी मान सकते हो अपने आप से, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं वास्तविकता में 10 kg किस तरफ जाएगा, 5 kg किस तरफ एक्सलेट होगा, ऊपर नीचे कुछ नहीं पता। तो मैंने अपने आप से मान लिया 10 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सलेट होगा A1 से, 5 kg प्लैंक ऊपर की तरफ एक्सलेट होगा A2 से। तो देखो ये 5 kg प्लैंक का एक्सलेशन मैंने ऊपर की तरफ A2 मान लिया। तो ये प्लैंक इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और इसी स्ट्रिंग से ये मूवेबल पुली कनेक्टेड है। तो इस मूवेबल पुली का एक्सेलरेशन क्या ऊपर की तरफ A2 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे ही इस स्ट्रिंग से ये 5 kg का प्लैंक कनेक्टेड है और इसी रस्सी से ये मूवेबल पुली भी कनेक्टेड है। तो इस मूवेबल पुली का एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ कितना होगा, A2। अब मैंने क्या किया, ये जो सबसे लंबी रस्सी है ना, इसको चूज कर लिया और इसके ऊपर पॉइंट मार्क कर दिए जहां जहां पे टच कर रही है। पॉइंट एंड आइडेंटिफाई कर दो। एक तो ये पॉइंट है, छत के ऊपर टच कर रही है, और एक ये पॉइंट है यहाँ पे इस मूवेबल पुल्ली पे टच कर रही है। अगेन एक और ये पॉइंट है, इसी मूवेबल पुल्ली पे टच कर रही है।
और ये पॉइंट स्टेशनरी पुल्ली पे है, और ये पॉइंट भी इसी स्टेशनरी पुल्ली पे है, और ये पॉइंट इस मूवेबल पुल्ली पे है, और ये पॉइंट भी इसी मूवेबल पुल्ली पे है, ये पॉइंट इस स्टेशनरी पुल्ली पे है, और ये पॉइंट भी इसी स्टेशनरी पुल्ली पे है। ये पॉइंट 10 kg ब्लॉक पे है। ये जो मैंने पॉइंट आइडेंटिफाई करे हैं कि जहां जहां ये जो लंबी वाली स्ट्रिंग है जहां जहां पे टच कर रही है, अब उन सभी पॉइंट्स का एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करो। ये पॉइंट छत पे है ना, तो इसका एक्सेलेरेशन तो 0 होगा। ये पॉइंट इस पुल्ली पे है और पुल्ली का एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ a2 है, तो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन भी ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा a2। ऐसे ही इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन भी कितना हो जाएगा ऊपर की तरफ a2। ऐसे ही इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन भी ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा a2, और इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन भी ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा a2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस पुल्ली पे हैं और ये पुल्ली ऊपर की तरफ a2 से एक्सेलरेट हो रही है। क्या इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a2 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये पॉइंट स्टेशनरी पुल्ली पे है, तो इसका एक्सेलरेशन 0, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी 0। ये दोनों पॉइंट इस स्टेशनरी पुल्ली पे हैं, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी 0, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी 0। ये पॉइंट 10 kg ब्लॉक के ऊपर है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या होगा a1। तो पॉइंट मेथड अप्लाई कर दो इस लंबी स्ट्रिंग पे, इस लंबी रस्सी पे। ये पॉइंट सोचो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, 0 प्लस ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है a2। सोचो क्या ये पॉइंट स्ट्रिंग के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश नहीं कर रहा है? बिल्कुल। तो इसको माइनस लिया जाएगा, -a2 प्लस, अब इस पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है a2। तो अब सोचो ये पॉइंट क्या इस स्ट्रिंग के पोर्शन की लंबाई को क्या घटाने की कोशिश नहीं कर रहा है? तो इसको क्या लिया जाएगा? अगेन -a2 प्लस, ये दोनों पॉइंट कुछ नहीं कर रहे क्योंकि स्टेशनरी पुल्ली पे है ना, तो +0 +0 प्लस। अब इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a2 है। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट स्ट्रिंग के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है? तो -a2 लिया जाएगा प्लस। अब इस पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट स्ट्रिंग के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है? तो -a2, और ये दोनों पॉइंट कुछ नहीं कर रहे, +0 +0। अब इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a1 है। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट स्ट्रिंग के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? तो इसको प्लस लिया जाएगा, प्लस a1 इज इक्वल टू 0। 1 2 3 4, मतलब a1 कितना आ गया? 4a2। सही है, a1 आ गया 4a2। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या आया a1 और a2 के बीच में कि a1 इज इक्वल टू 4a2। ये कौन सा फिगर बनाया मैंने? कंस्ट्रेंट। अब बनाते हैं इसका एनएलएम फिगर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला, कि मतलब ब्लॉक हो चाहे प्लैंक हो चाहे पुली हो, उनके ऊपर मैंने फोर्सेस दिखाने हैं कि इसके ऊपर कैसे क्या क्या फोर्स आएंगे। ये 5 kg का प्लैंक है, ये 10 kg का ब्लॉक है। तो सबसे पहले इस ब्लॉक पे mg फोर्स लगा दो 100 न्यूटन, और इस प्लैंक पे mg फोर्स 50 न्यूटन। अब मान लो ये जो सबसे लंबी रस्सी है ना, इसमें टेंशन क्या है? T। तो ये रस्सी इस 10 kg ब्लॉक पे T टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और यही रस्सी इस स्टेशनरी पुल्ली पे ऐसे T टेंशन फोर्स लगा रही होगी।
और ये रस्सी इसी स्टेशनरी पुल्ली पे ऐसे टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और ये रस्सी इस मूवेबल पुल्ली पे ऊपर की तरफ है टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और ये रस्सी इस मूवेबल पुल्ली पे नीचे की तरफ टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी। यही रस्सी इस मूवेबल पुल्ली पे ऊपर की तरफ टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी। ये रस्सी इस स्टेशनरी पुल्ली पे नीचे की तरफ टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी। यही रस्सी इस मूवेबल पुल्ली पे ऊपर की तरफ है टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी। ये रस्सी छत के इस पॉइंट पे नीचे की तरफ टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी। ये रस्सी मूवेबल पुल्ली पे ऊपर की तरफ टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी। चारों पुल्ली क्या है? आइडियल। आइडियल पुल्ली स्मूथ और मासलेस होती है, तो मासलेस होने के कारण चारों पुलीज पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो टी और टी 2T, तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन आएगी? 2T। टी और टी 2T, तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग में भी टेंशन कितनी आएगी? 2T। टी और टी 2T, तो इस स्ट्रिंग में भी टेंशन कितनी आएगी? 2T। टी और टी 2T, तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग में, इस रस्सी में भी टेंशन कितनी आएगी? 2T। तो अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना है 10 केजी ब्लॉक पे और 5 केजी प्लैंक पे। 10 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने नीचे की तरफ माना था A1, और A1 की वैल्यू आई यूजिंग कंस्ट्रेंट फॉर A2, और 5 केजी प्लैंक का एक्सेलरेशन मैंने ऊपर की तरफ माना था A2। तो अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो ऑन 10 केजी ब्लॉक, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, A1 बोल दो या 4A2। तो नेट फोर्स कितना आएगा नीचे की तरफ? 100 माइनस टी इज इक्वल टू मास 10 केजी, एक्सेलरेशन A1 बोल दो, और A1 किसके बराबर है? 4A2 के, तो मतलब ये 40A2 हो जाएगा। अब इस प्लैंक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो, नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा 2 और 2 4T माइनस 50 इज इक्वल टू मास कितना प्लैंक का? 5, एक्सेलरेशन कितना? A2। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड। टी और A2 दो अननोन है, दो इक्वेशन है, इनको सोल्व करना बस। तो कैसे करें? इक्वेशन 1 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो और उसके फिर इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर दो। इक्वेशन 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करी और फिर उसको इक्वेशन 2 में ऐड कर दिया, तो -40 + 40 कितना हो जाएगा? 0। तो 100 चौका 400, 400 में से 50 गए 350 इज इक्वल टू 40 चौका 160A2, 160 + 5 165A2। तो यहाँ से A2 की वैल्यू आएगी 350 भाग में 165, और ये आई है A2 की वैल्यू, ये कितनी आएगी? 2.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और A1 क्या है? 4A2, तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A2 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 8.48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टेंशन की वैल्यू, टी की वैल्यू, वो कैसे निकालें? इक्वेशन फर्स्ट में A2 की वैल्यू पुट कर दो, ये 2.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टेंशन आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में A2 की वैल्यू पुट करने के बाद में ये आएगी 15.15 न्यूटन। तो मतलब देखो वास्तविकता में क्या हुआ होगा। देखो मैंने 10 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A1 माना था और A1 की वैल्यू पॉजिटिव आई, और 5 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने ऊपर की तरफ A2 माना था, A2 की वैल्यू भी पॉजिटिव आई। तो इसका मतलब हो गया क्या वास्तविकता में? 10 केजी ब्लॉक नीचे की तरफ ही एक्सेलरेट करेगा, कितने एक्सेलरेशन से? A1 8.48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और 5 केजी ब्लॉक ऊपर की तरफ, या 5 केजी प्लैंक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, कितने एक्सेलरेशन से? A2 से, क्योंकि A2 की वैल्यू पॉजिटिव आई ना, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन माना था,
तो वास्तविकता में भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा 2.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इस पूरी लंबी रस्सी में टेंशन कितनी आएगी टी, और वो कितनी आई है 15.15 न्यूटन। मतलब टी की वैल्यू कितनी आई है 15.15 न्यूटन। ऊपर ऊपर की ये जो दोनों रस्सी हैं और ये नीचे की ये जो दोनों रस्सी हैं, इन चारों रस्सियों में, एक इसमें एक इसमें इसमें और इसमें, इन चारों में टेंशन कितनी आई थी, टूटी 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 और टूटी। टूटी की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 15.15 की, तो ये आएगी 30.3 न्यूटन। तो वास्तविकता में क्या होगा, 10 केजी ब्लॉक नीचे की तरफ 8.48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगा। 5 केजी का प्लैंक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा 2.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, थर्ड। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, कि मान लो एक स्मूथ इंक्लाइंड है, तीस डिग्री का, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है 30 डिग्री, और ये स्मूथ इंक्लाइंड है। यहाँ पे ऊपर एक स्टेशनरी आइडियल पुली कनेक्टेड है इस इंक्लाइंड के टॉप पे। और यहाँ पे ये कितने केजी का ब्लॉक है, 10 केजी का। ये 20 केजी का ब्लॉक है। ये स्टेशनरी पुली है और ये मूवेबल पुली है, दोनों ही पुली आइडियल पुली है, मतलब स्मूथ और मासलेस। और यहाँ पे कितनी मासलेस स्ट्रिंग्स का यूज हुआ है, एक और दो, दो मासलेस स्ट्रिंग है। और ये स्मूथ इंक्लाइंड है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितनी है 30 डिग्री, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और ये जो दो मासलेस स्ट्रिंग है इनमें टेंशन कितनी आएगी वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एक स्टेशनरी पुली है ऑन द टॉप ऑफ इंक्लाइंड आइडियल पुली स्टेशनरी। ये 10 केजी का ब्लॉक है, और यहाँ पे ये रस्सी छत से कनेक्टेड है, और ये 20 केजी का ब्लॉक है, और ये स्मूथ इंक्लाइंड है। कंस्ट्रेंट फिगर है ये। मुझे कुछ नहीं पता कि 10 केजी ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो सीधी सी बात है 20 केजी नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, या ऐसा हो सकता है कि 10 केजी ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, और 20 केजी ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करे।
मुझे कुछ नहीं पता कि 10 kg ब्लॉक डाउन दी प्लेन एक्सेलेरेट करेगा या अप दी प्लेन इस पर्टिकुलर केस में, और ये इंक्लाइंड क्या स्मूथ है। जब ऐसा हो, कुछ नहीं पता हो, तो अपने पास से मान लो, मैंने ऐसा मान लिया कि 10 kg ब्लॉक डाउन दी प्लेन एक्सेलेरेट करेगा A1 एक्सेलरेशन से, मैंने ऐसा मान लिया। और 20 kg ब्लॉक सीधी सी बात ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा A2 एक्सेलरेशन से। अब इन दोनों में मैं कंस्ट्रेंट रिलेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं। 20 kg ब्लॉक से ये मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है और इसी मासलेस स्ट्रिंग से ये पुली कनेक्टेड है, मूवेबल पुली। तो इस पुली का एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ A2 होगा, सीधी बात है। अब इस रस्सी को चूज कर लो, ये जो लंबी रस्सी है ना, मैंने चूज कर लिया इस लंबी रस्सी को और इसके ऊपर पॉइंट मार्क कर दिए। यहाँ पे टच कर रही है 10 kg ब्लॉक पे, और यहाँ पे टच कर रही है, और यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स इस स्टेशनरी पुल्ली पे हैं। ये पॉइंट 10 kg ब्लॉक पे है, और ये रस्सी यहाँ पे टच कर रही है और यहाँ पे टच कर रही है। ये दोनों पॉइंट इस मूवेबल पुल्ली के ऊपर हैं, और ये रस्सी यहाँ पे छत के ऊपर कनेक्ट टच कर रही है। तो ये लंबी रस्सी जहां जहां पे टच कर रही है, मैंने वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब क्या करना है, इन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। ये पॉइंट 10 kg ब्लॉक पे है और 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने A1 माना, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, ऐसे A1। और ये दोनों पॉइंट्स इस पुल्ली के ऊपर हैं, और पुल्ली का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना है, A2। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ A2 हो जाएगा, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ A2 हो जाएगा। और ये पॉइंट छत से कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 होगा। और ये दोनों पॉइंट्स इस स्टेशनरी पुल्ली पे हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। अब इस लंबी रस्सी पे पॉइंट मेथड अप्लाई कर दो। इस पॉइंट से शुरू करते हैं, ऐसे चलेंगे। ये पॉइंट क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, इसका एक्सेलरेशन क्या, 0 प्लस। अब इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A2 है। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब -A2 लिया जाएगा। प्लस नेक्स्ट आओ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ A2 है। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो -A2 लिया जाएगा। प्लस ये दोनों पॉइंट कुछ नहीं कर रहे, 0 0। प्लस इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऐसे है A1। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको क्या लिया जाएगा, +A1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से A1 कितना आ गया, 2A2। तो कंस्टेंट रिलेशन आ गया बिटवीन A1 एंड A2। A1 इज इक्वल टू 2A2। या A1 इज इक्वल टू 2A2। अब इसका NLM वाला फिगर बनाते हैं। ये 10 kg का ब्लॉक है, और ये 20 kg का ब्लॉक है। ये स्मूथ इंक्लाइंड है और ये एंगल 30 डिग्री गिवन है। पहले इस 10 kg पे mg फोर्स अप्लाई कर दो, 100 न्यूटन, 10 दाई 100 न्यूटन। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा 100 कोस 30 और दूसरा कंपोनेंट आएगा 100 साइन 30। 100 कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, 86.6 न्यूटन। और 100 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 50 न्यूटन। क्योंकि साइन 30 1/2 हो गया ना, तो 100 इंटू 1/2 50 न्यूटन। और एक आएगा नॉर्मल रिएक्शन इस 10 kg ब्लॉक पे बाय दिस स्मूथ इंक्लाइंड N1, ऑब्वियसली 86.6 न्यूटन के बराबर होगा। अब इस 20 kg पे सबसे पहले mg फोर्स अप्लाई कर दो, 20 दाई 200 न्यूटन। और अब ऐसा मान लो ये जो स्ट्रिंग है ना, सबसे लंबी रस्सी, इसमें टेंशन T है।
तो ये रस्सी इस 10 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और यही रस्सी इस स्टेशनरी पुली पे नीचे की तरफ ऐसे टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी। क्योंकि ये जो स्टेशनरी पुली है वो आइडियल है, सारी ही पुली आइडियल होंगी एडलम में, आइडियल पुली स्मूथ होती है, तो इस रस्सी में और इस रस्सी में दोनों में टेंशन सेम होगी। तो ये रस्सी इस स्टेशनरी पुली पे नीचे की तरफ टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी, यही रस्सी इस मूवेबल पुली पे ऊपर की तरफ टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी। अगेन दिस मूवेबल पुली इज ऑल्सो एन आइडियल पुली, और आइडियल पुली स्मूथ और मासलेस होती है, तो इसके स्मूथ होने के कारण इस रस्सी में भी टेंशन क्या आएगी, टी, इस पार्ट में भी टेंशन टी आएगी। तो रस्सी का ये पार्ट इस मूवेबल पुली पे ऊपर की तरफ टी टेंशन फोर्स लगाएगा, और यही रस्सी का पार्ट छत के इस पॉइंट पे नीचे की तरफ टी टेंशन फोर्स लगा रहा होगा। क्योंकि ये जो पुली है मासलेस है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा कितना होगा, 0। ठीक है, तो ऊपर की तरफ टी और टी टू टी, तो इसी पुली पे नीचे की तरफ 2T फोर्स और आना चाहिए, और वो कौन प्रोवाइड करवाएगी, ये रस्सी, मतलब इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी, 2T। अब देखो इस पुली की बात करते हैं, स्टेशनरी पुली है, तो ये भी आइडियल पुली, और आइडियल पुली मासलेस होती है, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, इस टी और इस टी, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में, इस टी और इस टी इन दोनों का रिजल्टेंट, और वो कितना आएगा, √3T, और ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। ये इस टी और इस टी इन दोनों का रिजल्टेंट है, √3T। तो है तो ये भी आइडियल पुली मासलेस, तो इस पुली के ऊपर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब है इस आइडियल पुली पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स आएगा, और वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, यहाँ पे जहां पे ये जो स्टेशनरी पुली बंधी हुई है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करवाएगा, N2, और वो किसके बराबर होगी, √3T के बराबर, √3 में टी, और ये एंगल कितना मिलेगा, 60 डिग्री। कैसे, क्योंकि ये 30 होगा, और ये 30 है तो ये भी 30 होगा, 30 और 30 60 है, अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 60 होगा। तो इस आइडियल पुली पे जो कि स्टेशनरी पुली है, इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 है, इसके ऊपर 3 फोर्स आएंगे, ऐसे टेंशन और ऐसे नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस पॉइंट ऑन दिस स्टेशनरी आइडियल पुली, और वो नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √3 में टी, √3 में टी, और वो किस डायरेक्शन में आएगा, ओरिजेंटल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाते हुए। ठीक है, ये है नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस इंक्लाइंड ऑन दिस स्टेशनरी आइडियल पुली, √3 में टी, तभी तो इस स्टेशनरी आइडियल पुली पे नेट फोर्स कितना आएगा, 0, क्योंकि इस टी और इस टी इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, कुछ ऐसे, और वो कितना आएगा, √3T। तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस इंक्लाइंड ऑन दिस आइडियल स्टेशनरी पुली वो कितनी आएगी, √3T, और इस डायरेक्शन में। अब दोनों ब्लॉक्स पे फोर्सेस दिखा दिए मैंने, और दोनों पुलिस पे भी फोर्स दिखा दिए, तो ये कौन सा फिगर है, NLM फिगर। तो 10 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने डाउन द इंक्लाइंड प्लेन माना है, और वो कितना माना है, A1, और जो कि 2A2 के बराबर आया है, और 20 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने ऊपर की तरफ माना था, A2। तो 10 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा कितना, 50 माइनस टी, इज इक्वल टू मास 10, एक्सेलरेशन
A1 बोल दो या 2A2, तो ये कितना आ गया 20A2। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब 20 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा कितना 20T माइनस 200, मतलब 2T माइनस 200, मास 20, एक्सेलरेशन A2। अब देखो यहां से मैंने T को एलिमिनेट करना है फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सोल्विंग इक्वेशन 1, 2, तो T को एलिमिनेट करो, तो इक्वेशन 1 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको इक्वेशन सेकंड में ऐड कर दो। इक्वेशन 1 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको इक्वेशन 2 में ऐड कर दो। क्या होगा -2T प्लस 2T क्या हो जाएगा 0। तो 100 माइनस 200 कितना आ जाएगा -100। तो 20 दूनी 40A2 प्लस 20A2 कितना आ जाएगा 60A2। तो यहां से A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कितनी -1.3 एकम 3 2 1 -1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गई A2 की वैल्यू -1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब A1 की वैल्यू कितनी आएगी 2A2, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा -3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A1 कितना 2A2, A2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी A1 की वैल्यू। अब निकालते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग। इस लंबी रस्सी में टेंशन T है ना, तो T की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन में A2 की वैल्यू पुट कर दो कितनी -1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी 83.33 न्यूटन। तो देखो A2 भी नेगेटिव आया है और A1 भी नेगेटिव आया है। तो मैंने क्या मानना था कि 10 kg ब्लॉक डाउन दी प्लेन एक्सलेट करेगा विद A1 एक्सलेशन, लेकिन A1 क्या आया है नेगेटिव, और कितना -3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नेगेटिव आया ना। तो इसका मतलब जो मैंने माना ना उसके विपरीत डायरेक्शन में 10 kg ब्लॉक एक्सलेट करेगा, मतलब अप द इंक्लाइंड प्लेन। कितने एक्सलेशन से 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलेशन से। तो 20 kg ब्लॉक को मैंने ऐसा माना था ऊपर की तरफ एक्सलेट करेगा A2 एक्सलेशन से, लेकिन A2 की तो वैल्यू नेगेटिव आई -1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब वास्तविकता में 20 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सलेट करेगा कितने एक्सलेशन से 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलेशन से। इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी T। इस रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू कितनी होगी T, और T की वैल्यू आ गई 83.33 न्यूटन। और इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी 2T, दो ही तो रस्सी हैं, तो 2T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 83.33 इंटू में 2, तो ये आती है 166.66 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन 166.66 न्यूटन होगी, इस लंबी रस्सी में टेंशन 83.33 न्यूटन होगी, और वास्तविकता में 10 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, और 20 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो ये आइडियल स्टेशनरी पुली है ना, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और लग रहा होगा, जो कि ये इंक्लाइंड का ये पॉइंट लगा रहा होगा इस आइडियल स्टेशनरी पुली पे, कितना √3 इंटू में T। तो T की √3 से मल्टीप्लाई कर देना, ये जितना भी आएगा इतने न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन लगाया है किसने
इंक्लाइंड के इस पॉइंट ने किसके ऊपर, इस आइडियल स्टेशनरी पुली पे, जिसके कारण इस आइडियल पुली पे अब नेट फोर्स कितना हो गया, 0, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे टेंशन और ऐसे नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस इंक्लाइंड ऑन दिस आइडियल स्टेशनरी पुली √3t, इन तीनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। तो इस आइडियल स्टेशनरी पुली पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, और नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस पॉइंट ऑफ इंक्लाइंड ऑन दिस आइडियल स्टेशनरी पुली, वो वैल्यू कितनी होगी, 83.33 न्यूटन पे। और इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, उस नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन कुछ कैसी होगी, ओरिजेंटल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, और मैग्नीट्यूड इतना होगा।